हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मेंटेनेंस का एक मामला मैं बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अभी कोर्ट से जजमेंट आया है और कल ही उस जजमेंट पर मेरी बात हुई है। आप में से मैं मानता हूं कि अधिकतर लोगों के साथ ये परिस्थिति है, रहती है, इसलिए आप लोगों को ये पूरा मामला जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इस मामले के अंदर ऐसा था कि पत्नी ने एक 125 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल करी थी और उसमें उसने अपनी जॉब डिटेल्स हाइड करी थी। अब ये कोई नई बात नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि दिखा देती है गृहिणी और एक्चुअल में काम कर रही होती है। लेकिन दोस्तों, कई बार पत्नी के ही हाथों से कुछ गलती हो जाती है, जैसे कि इस मामले में हुआ। इस मामले में पत्नी ने पुलिस को एक एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन में ये एडमिट हो गया कि भाई वो काम कर रही थी और उसने बाद में वहां से टर्मिनेशन लिया है। यानी जब उसने 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया उस समय पे वो जॉब में थी, जब उसने एफिडेविट दिया वो जॉब में थी, लेकिन वो गृहिणी दिखा रही है। अब आरटीआई से पति ने इसको निकाल लिया और इसकी कॉपी कोर्ट की फाइल पर लगा दी, जिसपे इंडेक्सिंग भी हो गई। यानी रिकॉर्ड पर आ गया कि हाँ भाई, उस पुलिस में एडमिट कर रही है कि उस समय वो जॉब में थी। अब इसी आधार पर पति ने एक 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव कर दी कि भाई इसने जो है परजरी करी है, और एक और एप्लीकेशन मूव कर दी 91 सीआरपीसी की, क्योंकि उसने अपनी बैंक डिटेल्स नहीं दी थी और इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। अब कोर्ट ने क्या किया, इन दोनों एप्लीकेशन को पेंडिंग कर दिया और इनका निस्तारण किया ही नहीं। अब लड़की से कुछ भी नहीं मंगाया। जब 91 का निस्तारण ही नहीं हुआ और बिना किसी चीज को देखे हुए इंटरिम ऑर्डर कर दिया। अब परिस्थिति ऐसी थी कि लड़के ने जब एफिडेविट दिया था उसने दिखाया था कि मैं 14,000 रुपये पर मंथ कमाता हूं, मैं 14,000 रुपये पर मंथ कमाता हूं। अब इसके बाद लड़के का क्रॉस हुआ, जिसको मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया कि 125 सीआरपीसी में लड़के का क्रॉस नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, आपका डिफेंस है, आप देना चाहे ना देना चाहे आपकी मर्जी। लेकिन यहां पर लड़के ने अपना क्रॉस करवाया, अपनी एफिडेविट स्टेटमेंट दी, उस पर क्रॉस हुआ। तो लड़के से पूछा गया कि आप 2021 में क्या करते थे, उसने बता दिया जी मैं जॉब करता था, मेरी 50,000 रुपये सैलरी थी 2021 में। आज जो वो एफिडेविट दे रहा है वो 14,000 रुपये सैलरी का दे रहा है। अब फाइनल जब इस पे जजमेंट हुआ तो कोर्ट ने यहां पे क्या किया, 91 सीआरपीसी, 340 सीआरपीसी जो लड़के की तरफ से लगाई गई थी उनका निस्तारण नहीं किया, उनको डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया और ये जजमेंट बिना उनका निस्तारण करे ही कर दिया। और उन दोनों एप्लीकेशन के बारे में इस जजमेंट के अंतर्गत कोई भी उल्लेख नहीं किया। जबकि सुस्थापित व्यवस्था क्या है कि अगर फाइनल जजमेंट हो रहा है, केस का फाइनल निस्तारण हो रहा है, तो उस समय पे जितनी भी पेंडिंग इंटरमीडिएटरी एप्लीकेशन होंगी उनका भी उसके साथ निस्तारण होना आवश्यक है। लेकिन उनका निस्तारण नहीं किया गया। यहां पर पहली चीज तो यह थी। सेकंड चीज, जो कोर्ट थी, जब ये रिकॉर्ड पे आ चुका है कि लड़की काम कर रही थी उस समय पे, तो लड़की का एटलीस्ट रिकॉर्ड ही मंगा लेते देखने के लिए कि क्या एक्चुअल स्थिति है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ना उसकी बैंक स्टेटमेंट मंगाई गई, ना कुछ भी नहीं मंगाया गया, और वो जो रिकॉर्ड पे लगा हुआ था जिसमें खुद एडमिट कर रही है उसको भी कंसिडर नहीं किया गया। अब आ जाते हैं पति वाले पार्ट पे। पति ने कहा था मेरी 14,000 रुपये सैलरी है, हाँ उसके लिए जरूर लिख दिया कि जो 14,000 रुपये सैलरी है ये आज की डेट पे बता रहे हैं, लेकिन 2021 में चूंकि इनकी 50,000 रुपये सैलरी, तो माना जाता है कि 50,000 रुपये इनकी इनकम होगी और ये हाइड कर रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। अब वो इनकम जो थी वो 2021 की थी, आज 2025 चल रहा है। 4 साल में चीजें कहां से कहां चली जाती हैं, किसी को कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जॉब छूट गई। कोई ये तो है नहीं कि उसने आज जॉब छोड़ी है यहाँ दिखाने के लिए। 2021 में 50,000 थी तो उसी 50,000 का एजम्पशन लेकर के 14,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस बांध दिया गया। और दोस्तों, जबकि इन रियलिटी 14,000 रुपये बंदे की सैलरी है इस समय पे। अब ये हो गया बिल्कुल निर्णय, फाइनल जजमेंट आ गया। अब ये जजमेंट जो आता है इसको एनालाइज करने पर ये 3 चीजें हमें प्रमुख पता चलती हैं कि लड़की की जो सेल्फ एडमिटेड स्टेटमेंट है उसको कंसिडर नहीं किया, जो लड़के की तरफ से इंटरमीडिएटरी एप्लीकेशन है 340 सीआरपीसी और 91 सीआरपीसी उनको डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया, और तीसरा लड़के की जो आज की इनकम है उसको कंसिडर ना करते हुए उसकी 4 साल पुरानी इनकम को कंसिडर करके मेंटेनेंस लगाया। ये 3 ग्राउंड हो गए जिनके आधार पर आप इस मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। अब दोस्तों, ऐसे बहुत सारे तमाम मामले आते हैं जिसमें लोग ये गाइडेंस लेते हैं कि सर मुझे हाई कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उनमें से मैक्सिमम मामलों में रिजल्ट ये निकलता है पूरा एनालाइज करके कि आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जहां पर मामला ऐसा है कि इतनी सारी मिस्टेक्स लोअर कोर्ट के एंड पे हुई हैं, तो इन सब चीजों को ग्राउंड बना करके आपको ऊपर वाली कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए। जरूरी नहीं आपको राहत मिले, लेकिन चांसेज हैं, काफी ज्यादा चांसेज हैं, क्योंकि मेरिट पे बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं। तो ये जो पूरा वीडियो है मैं आपको इस उद्देश्य से ये पूरी कहानी बताई कि अगर आपके साथ परिस्थिति ऐसी है कि आपका कोई जजमेंट आता है, आप उसे ऊपर चैलेंज करने वाले हैं, तो पहले आप उस नीचे वाले जजमेंट का बहुत अच्छे से विश्लेषण करें और देखें कि क्या उसको चैलेंज करके आपको कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं।
अगर संभावना आपको दिखती है कि हाँ बेनिफिट मिलेगा तो जरूर चैलेंज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर ऊपर जाने का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि मान लेते हैं आपका 14,000 रुपये मेंटेनेंस, आप हाईकोर्ट में जाके खूब पैसा और टाइम लगाते हैं और उसके बाद आपका मेंटेनेंस वो 13,000 रुपये हो जाता है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है इतना सफ़र होने का, क्योंकि इतना आसान नहीं होता चैलेंज करना, वहाँ पे भी प्रोसीजर टफ होती है। तो दोस्तों ये निर्णय लेना कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए अपने मामले का अच्छे से विश्लेषण जरूर करना और जो भी आपके लीगल सलाहकार हो उनसे उस पर उनकी ओपिनियन ले लेना कि भाई करना क्या है एक्चुअल में। जो भी आपके वकील साहब हो उनसे पूछ लेना कि कैसे करना है, और अगर आप संतुष्ट होते हैं कि आपको जाना चाहिए तो ही आपको चैलेंज करना है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।